तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो इस अंदाज से मैं रखने की कोशिश करूंगा कि भूलने का कोई मामला न रहे। होता ये है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो अगर आगे जा कर के भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो उसमें कोई कमी है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम किसी भी सूचना को पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर वो सूचना चली जाती है, लेकिन अगर वो बिखरे हुए रूप में होगी, सूचना के रूप में होगी, हमने उसको व्यवस्थित नहीं किया है, उसको फैक्टर के आधार पर, कारकों के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया है, तो फिर क्या होगा कि हम उसको भूल जाएंगे। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आसानी के साथ चढ़ते हुए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो इसलिए हम आसानी के साथ चढ़ते चले जाते हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि जो पुस्तकों में लिखा हुआ है जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की, क्योंकि एक ही प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया तो है नहीं है, तो उसको आपके सामने इस अंदाज से रखा जाए कि एक बार आप वीडियो देख लें तो जहन में फिर बना रहे, यानी भूलने का कोई मामला नहीं रहे। तो कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, जब हम किसी को हटाते हैं तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई आरोप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर मान लीजिए हटा रहे हैं, न्यायाधीश को हटा रहे हैं, या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटा रहे हैं, तो हमारे पास कोई हटाने का आधार होना चाहिए ना, क्योंकि वो पदों पर आसीन हैं भाई, वो वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा उनको। तो संविधान में जो आधार है वो एक हमें जहन में रखना चाहिए। अगर हम आधार के कारक को, फैक्टर को अपने जहन में रख लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या हो गया कारक, वो है आधार बेस, कि किस आधार पे भाई किसी जज को हटाया जाएगा। तो वो आधार संविधान में दिया हुआ है, वो दिया हुआ मिसबिहेवियर या जो है वो इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। तो ये दो बेस हमको मिल गए, कि दो आधार हमको प्राप्त हो गए ना, कि भाई संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो या हाई कोर्ट का हो, अगर किसी जज के अंदर ये मिसबिहेवियर की टेंडेंसी होगी, ये पाया जाएगा, उनको दोषी पा लिया गया मिसबिहेवियर का, कि उन्होंने मिसबिहेव किया है, कदाचार किया है, तो उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाएगा पद से। या वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है काम करने के लिए, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर फिट नहीं है, या वो बीमार रहते हैं, उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, और साथ साथ में त्यागपत्र दे करके वो हट भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाएगा, और फिर हटा दिया जाएगा। तो हमको पहला कारक क्या मिल गया याद रखने के लिए, जहन में हमारे सूचना जा रही है ना, तो पहली सूचना जो कारक की गई, सीढ़ी का एक जो कह सकते हैं कि जिस तरह से हम सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, तो पहला उसमें जो फैक्टर है वो क्या मिला हमको, वो फैक्टर है आधार, किस आधार पर हटाया जाएगा। तो वो दो है, एक कदाचार है और दूसरा अक्षमता, ये हमने देख लिया, संविधान में दिया हुआ है। जजों को जो हटाया जाता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। अब ये है, हमने आधार को तो जान लिया, तो बस सीधी सी बात है कि जब हमने ये देख लिया कि किसी न किसी मतलब आधार पर हटाया जाएगा, तो कौन आरोप लगाएगा उस आधार को लेकर के, कि भाई जजों के अंदर ये अक्षमता है या उन्होंने कदाचार किया है, तो कोई ना कोई तो आरोप लगाएगा ना। तो दूसरा वाला कारक क्या हो गया, आरोप लगाने वाला हिस्सा। एक तो वो है कि जो आधार दिए हुए हैं, बेस दिए हुए हैं, और एक उस बेस को आधार बनाते हुए संसद के अंदर कौन उसको प्रक्रिया चलाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी सदन जो है, वहाँ के जो सांसद हैं वो इन दोनों आधारों पर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं महाभियोग की। तो यानी संसद के दोनों जो सदन हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या हाई कोर्ट के किसी जज को हटा सकते हैं प्रक्रिया के तहत, लेकिन उनको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शर्त क्या है, तो पहले ये समझ लें कि हटाने का जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में पहले शुरू हो सकती है, चाहे वो उसकी शुरुआत राज्यसभा से हो, चाहे उसकी शुरुआत लोकसभा से हो। तो ये हमने समझ लिया, कोई बंधन नहीं है कि पहले लोकसभा से हो पास, पहले मतलब प्रक्रिया शुरू होगी, या पहले राज्यसभा से होगी। तो ऐसा कोई भी बंधन का मामला नहीं है। संसद का कोई भी सदन इन दोनों आधारों पर जजों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। तो हमने ये भी समझ लिया कि आरोप कौन लगाएगा, यानी आरोप लगाने वाला भी एक कारक है। तो अब अगर लोकसभा के सांसद मान लिए आरोप लगा रहे हैं, अक्षमता के आधार पर मान लिए लगा रहे हैं कि शारीरिक रूप से कोई जज जो है फिट नहीं है और हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, तो लोकसभा के मामले में 100 सांसद लिखित रूप से स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को संकल्प प्रस्ताव दें, तब जाकर के कोई प्रक्रिया शुरू होगी। बिना संकल्प प्रस्ताव दिए हुए ऐसा नहीं हो सकता, और 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेप हुआ, हमने ये देख लिया। अब स्पीकर के द्वारा, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, फिर अगर वो स्वीकृति प्रदान करेंगे तब कोई फिर मामला आगे होगा।
तो हमने देखा एक कि आरोप लगाने का आधार हमने देख लिया, बेस देख लिया कि कदाचार होगा या वो अक्षमता होगी। फिर ये भी देख लिया कि संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन आरोप के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो लोकसभा के मामले में मान लिया हम पहले लोकसभा को ही ले लेते हैं, तो लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं, तो उसमें से 100 सांसद जो हैं वो संकल्प प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, लेटर पर हस्ताक्षर करें। फिर वो लेटर जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। फिर लोकसभा के अध्यक्ष उसे अपना सेटिस्फेक्शन भी तो प्राप्त करेंगे कि जो आरोप सांसदों ने लगाया है, 100 सांसदों ने, वो आरोप सही है कि नहीं, वाकई में वो मानसिक रूप से मतलब सही नहीं है। जिस जजों पे आरोप लगाया जा रहा है अक्षम है, वो शारीरिक रूप से काम करने के लिए वो सक्षम नहीं है, वो जहनी तौर पर मरीज़ हैं। तो फिर ये जब वो संतुष्टि प्राप्त कर लें कि हाँ भाई ये आरोप सही है, वो अपना किसी से भी राय ले सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जब वो सहमति दे देंगे तब उन्हीं के द्वारा जो है वो 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत वो कमेटी काम करेगी। तो 3 सदस्यों की जो कमेटी गठित की जाएगी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, तो उस कमेटी में कौन होंगे, एक बात आती है ना, तो या तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, अगर वो नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा, न्यायाधीश कोई भी सुप्रीम कोर्ट का होगा, और साथ साथ में हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक न्यायविद होंगे, जूरिस्ट होंगे। तो इन 3 सदस्यों की कमेटी गठित करी जाएगी, और ये समिति जब गठित हो जाएगी तो जो आरोप लगाया गया है उस आरोप के आधार पर संबंधित जज के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, उनको नोटिस जारी की जाएगी कमेटी के द्वारा, और फिर जांच की जाएगी। अगर 3 सांसद मतलब जजों की कमेटी जो है वो दोषी पा लेती है कि हाँ भाई जहनी तौर पर सही नहीं है, किसी भी जज के बारे में अगर ये आरोप लगाया गया है, तो कमेटी अगर दोषी पा लेती है कि हाँ जहनी तौर पे वो सही नहीं है, और फिर वो कमेटी अपनी सिफारिश कर देती है लोकसभा के अध्यक्ष को कि आप महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करिए, तब जाकर के मतलब उस संबंधित जज के विरुद्ध कोई प्रक्रिया महाभियोग की लोकसभा में शुरू होती है। और ठीक यही मामला राज्यसभा के मामले में भी है कि अगर राज्यसभा के सांसदों के द्वारा आरोप लगाया जाता है अक्षमता के आधार पर या कदाचार के आधार पर, यानी मिसबिहेवियर के आधार पर या इनकैपेसिटी के आधार पर, तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 50 सांसद, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य की संख्या तो 250 है ना, और लोकसभा की 545 है, तो वहाँ तो 100 का आंकड़ा सांसदों को रखा है कि हस्ताक्षर के साथ दें वो लोकसभा के अध्यक्ष को। लेकिन राज्यसभा के मामले में जो है वो आंकड़ा सिर्फ 50 का रखा गया है कि 50 सांसद ही अगर सभापति को, चेयरमैन को अगर एक संकल्प प्रस्ताव हस्ताक्षर के साथ दे देते हैं कि भाई संबंधित जो जज हैं वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, अक्षमता है उनके अंदर, काम करने के काबिल नहीं है वो, तो फिर अब राज्यसभा के जो सभापति हैं वो अपनी संतुष्टि जब प्राप्त कर लेते हैं, वो सहमति दे देते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, भी ध्यान रखें। लोकसभा के अध्यक्ष अगर रिजेक्ट कर देंगे तो प्रस्ताव फिर आगे नहीं बढ़ेगा महाभियोग का, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वहीं प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन अगर वो सहमति प्रदान कर देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर उन्हीं के द्वारा यानी सभापति के द्वारा 3 जजों की वही कमेटी, वही जैसे कि वहाँ गठित की गई थी, और ये गठित करेंगे उसी को, क्योंकि प्रस्ताव तो कहीं भी चल सकता है ना, चाहे पहले वो राज्यसभा में चले चाहे पहले लोकसभा में चले। तो फिर सभापति के द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी गठित की जाती है, जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक न्यायविद होते हैं। और फिर वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत वो जांच प्रक्रिया अपना शुरू करते हैं, और जब वो दोषी पा लेते हैं तो सभापति को अपनी संस्तुति कर देते हैं कि हाँ जो आरोप लगाया गया था वो सही है, आप महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, राज्यसभा में वो प्रक्रिया चलेगी। तो अभी हमने ये बात देख लिया। अब मान लिया कि लोकसभा में मामला पहले शुरू हुआ, यानी आरोप लोकसभा में लगाया गया जज के बारे में कि उन्होंने कदाचार किया है, मिसबिहेव किया है। उस आधार पर अगर मान लिया महाभियोग की प्रक्रिया चलती है और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उस संकल्प प्रस्ताव पर सहमति दे दी जाती है, और फिर 3 सदस्यों की कमेटी गठित की जजों की कमेटी गठित की जाती है, उनके द्वारा दोषी भी पा लिया जाता है, तो अब महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होगी। तो फिर शुरू होने के लिए कुछ चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा। पहले ये है कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो उसका उस सदन का एक बहुमत लिया जाएगा, वो बहुमत लिया जाएगा। तो बहुमत का क्या होगा, आधे से अधिक, क्योंकि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो आधे से अधिक का मतलब है 273 और 272, तो 272 से एक ज़्यादा है ना 273, तो बस वो 50 से यानी आधे से अधिक हो गया। तो 273 का जो है वो लोकसभा में सदन का बहुमत माना जाएगा। अब दूसरी
शर्त क्या है, प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया ये है कि जिस दिन मतदान होगा, क्योंकि मतदान होगा ना तभी तो कोई काम आगे होगा, तो मतदान में 2/3 बहुमत लिया जाएगा। तो उसमें एक चीज़ ये है कि 545 तो हैं, लेकिन जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन मान लिया 485 लोग उपस्थित हैं, बाकी लोग नहीं आए, तब क्या होगा? तो फिर उसका 2/3 आंकड़ा अगर निकाला जाएगा 450 का तो आएगा 300। तो 300 लोग 450 में उन्हीं उपस्थित और मतदान करने वालों का जो 2/3 बहुमत है वो 300 है। तो वो अगर 300 का आंकड़ा प्राप्त हो जाता है तो 273 का तो बहुमत सदन का मिल ही गया था। तो ये माना जाएगा कि लोकसभा के द्वारा वो प्रस्ताव जो है वो पास हो गया, यानी विशेष बहुमत प्राप्त हो गया है। तो अब वो प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में भी ऐसा ही होगा कि आधे से अधिक इन 250 जो वहाँ पे सांसद हैं तो उनका आधे से अधिक जो है वो बहुमत भी लिया जाएगा, तो सदन का बहुमत माना जाएगा। और साथ साथ में उपस्थित और मतदान करने वाले मान लिया कि 221 लोग ही मौजूद थे राज्यसभा के अंदर, तो उसका 2/3 निकाल लिया जाएगा। और 2/3 जब वो आंकड़ा हो जाएगा तो सदन का बहुमत भी हो चुका है राज्यसभा का, और साथ साथ में 2/3 बहुमत से भी पास हो गया है, तो विशेष बहुमत हो गया। तो फिर दोनों ही सदनों से वो पास हो जाएगा। तो ऐसे में फिर वो पूरा बाकायदा लेटर बना करके राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कि वो हटाने की प्रक्रिया आप हटा दें संबंधित जज को। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आदेश जारी किया जाएगा और संबंधित जज को अपने पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन भारत में अभी किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। तो हम अपने जहन में याद करने के लिए ये इस पूरे प्रोसेस को रख सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है हमको ये देखना होगा कि आधार क्या है। तो आधार हमने देख लिया वही कि वो मिसबिहेवियर है और या तो फिर वो इनकैपेसिटी, अक्षमता है। ये अगर होगा तभी कोई प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहली चीज़ तो यही है। दूसरी है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा है, तो कहीं भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्यसभा में अगर मान लीजिए शुरू की जाती है तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करके संकल्प प्रस्ताव सभापति को सौंपे, फिर उनकी स्वीकृति मिलेगी। जब स्वीकृति मिल जाएगी तब वो 3 जजों की कमेटी गठित करेंगे, जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत वो काम करेगी। फिर वो अगर वो कमेटी अपनी सिफारिश कर देती है कि हाँ दोषी पा लिया है हमने, तो राज्यसभा में प्रक्रिया चलेगी। फिर राज्यसभा से प्रस्ताव पास होगा, सदन का बहुमत लिया जाएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 बहुमत लिया जाएगा। तब फिर लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, वहाँ भी लोकसभा में सदन का बहुमत लिया जाएगा और फिर 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने पर लिया जाएगा। फिर जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर वो एड्रेस किया जाएगा राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के द्वारा, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा वो संबंधित जज को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। तो ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल है, अगर हम सीक्वेंस को रखेंगे कि हाँ इस तरीके से है तब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को बिना राष्ट्रपति की ऑर्डर के हटाया नहीं जा सकता। और राष्ट्रपति ऐसा कब करेंगे? जब उनको पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। और पार्लियामेंट के एड्रेस करने का क्या मतलब है कि वही सदन का बहुमत होगा, दोनों सदनों का वो सदन का बहुमत होना चाहिए, साथ साथ में उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। तो फिर इस आधार पर पार्लियामेंट सक्षम हो जाएगी कि वो एड्रेस करेगी राष्ट्रपति को, उसी सत्र में ये होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पद से हटा देंगे ऑर्डर जारी करके। और ये भी बात समझ लेनी है कि लोकसभा अगर मान लीजिए विघटित हो जाती है और हटाने के प्रस्ताव मान लीजिए लोकसभा में चल रहा था किसी जज को और लोकसभा विघटित हो जाती है वो, तो जो प्रस्ताव है वो समाप्त नहीं होगा। जो नई लोकसभा आएगी तो वो उस पर प्रक्रिया शुरू करेगी। तो ये बातें मैंने आपके सामने मतलब कोशिश की है कि एक इस अंदाज से आपके सामने मतलब इन बातों को रखा जाए ताकि भूलने का जो मामला है वो भी कॉन्सेप्ट में रहे कि हम किस तरह से किसी काम को करते हैं। अगर हम किसी काम को सिस्टम के साथ करेंगे, अपने जहन में रख लेंगे कि हाँ भाई ये सूचना जो है वो इन कारकों के खाने में आ जाती है, तो हम उन खानों के आधार को जब अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो जैसे ही विचार करेंगे वो सारी बात हमारे जहन में आ जाएगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।